सो इट्स गुड टू बी बैक अगेन एंड आज हम लोग परमिटिविटी के लास्ट क्लास को जहां पर छोड़े थे उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, थोड़ा ही आगे बढ़ाएंगे। दो न्यूमेरिकल उसमें बेसिक करेंगे। परमिटिविटी का वैसा कोई इंपॉर्टेंस है नहीं बोर्ड कंपटीशन में, कंसेप्ट का इंपॉर्टेंस है। तो परमिटिविटी पर दो छोटा छोटा न्यूमेरिकल करने के बाद हम लोग मूव ऑन करेंगे मेजर सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जिसका नाम इलेक्ट्रिक फील्ड है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड यहीं पर पढ़ के यहीं पर छोड़ने लायक चीज नहीं है। परमिटिविटी को तुम चलो यहाँ पढ़ रहे हो, यहाँ पर उसको होल्ड कर जाओ, आगे उसका उतना यूज नहीं है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका इलेक्ट्रोस्टैट्स का ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इन ट्रू सेंस इट इज द बेस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैट्स, क्योंकि हर टॉपिक में, हर अच्छे टॉपिक में कोई भी अच्छा टॉपिक उठा लो इलेक्ट्रोस्टैट्स का, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का इंप्लीकेशंस है ही उसका। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड समझेंगे, लेकिन उसको समझने से पहले दो छोटा छोटा न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है। जिसे पता हो तो तुमको क्वेश्चन एकदम सिंपल न्यूमेरिकल दे रहा है, एकदम सिंपल न्यूमेरिकल, तो सिंपल सा न्यूमेरिकल एकदम डायरेक्ट बनने वाला न्यूमेरिकल। इसमें पेन उठाने का भी तुमको जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला सब्स्टिट्यूशन न्यूमेरिकल है, मुंह से बन जाएगा। कि पूछ रहा है बोल का है, बोलेंगे तुमको कि बताओ अगर किसी भी मीडियम में फोर्स वैक्यूम की तुलना में 8 गुना घट गया तो उस मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी क्या होगा। कैलकुलेट द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम इफ फोर्स ड्रॉप्स बाय 8 टाइम। लिख दो यहां पर एज कंपेयर टू वैक्यूम, एज कंपेयर टू वैक्यूम, कि अगर वैक्यूम की तुलना में किसी भी मीडियम में फोर्स 8 गुना घट गया तो बताओ रिलेटिव परमिटिविटी क्या होगा। एकदम सिंपल है, पॉज करके बना भी सकते हो तुरंत, एकदम डायरेक्ट पुट एंड सॉल्व मेथड, कि कुछ दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ फार्मूला। देखो फिजिक्स में न्यूमेरिकल अगर बनाना है तो बड़ा से बड़ा न्यूमेरिकल हो, छोटा से छोटा न्यूमेरिकल हो, बिना फार्मूला के सॉल्व होने वाला नहीं, इसलिए फार्मूला मस्ट है। तो चलिए याद करें तो रिलेटिव परमिटिविटी का क्या फार्मूला था। रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू, याद करो तो क्या था कि फोर्स इन वैक्यूम बाय फोर्स इन मीडियम। यही चीज अगर हम परमिटिविटी के रिस्पेक्ट में लिखे थे तो क्या था, परमिटिविटी ऑफ मीडियम बाय परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। लेकिन फोर्स के रिस्पेक्ट में रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, फोर्स ऑफ वैक्यूम बाय फोर्स ऑफ मीडियम। तो चलो देखते हैं। तो ई आगे तो क्या हो जाएगा, फोर्स क्या कर रहा है वैक्यूम में, मान लो फोर्स F है, अब कह रहा है F मान लो, अब कह रहा है कि रिलेटिव परमिटिविटी बताइए फोर्स कितना गुना हो जाए, 8 गुना घट जाए, ड्रॉप्स। तो मीडियम में फोर्स क्या कर रहा है, 8 गुना क्या हो जाए, घट जाए। F0 से F0 गया, 8 ऊपर चला गया, तो रिलेटिव परमिटिविटी कितना आ गया, 8 आ गया। तो सिंपल क्वेश्चन था कि रिलेटिव, और वैसे भी होता है कि भाई हम क्या बोले थे कि परमिटिविटी का काम क्या होता है कि फोर्स को घटाना। परमिटिविटी का काम क्या होता है, फोर्स को घटाना। तो बताओ तो कि फोर्स जितना गुना परमिटिविटी बढ़ेगा, लास्ट लेक्चर याद करो, फोर्स जितना गुना घटेगा। तो बताओ तो अगर फोर्स 8 गुना घट गया तो फोर्स घटाता कौन है, परमिटिविटी। तो जरूर परमिटिविटी कितना गुना रहा होगा, 8 गुना ज्यादा रहा होगा, ठीक है। और परमिटिविटी के बारे में तो हम बता चुके हैं कि परमिटिविटी से कंफ्यूज मत कर जाना कि परमिटिविटी परमिट करेगा, वो रोकेगा, वो जितना ज्यादा होगा फोर्स उतना ही घटाएगा। तो अगर परमिटिविटी दो तरीके से बोलो कि फोर्स 8 गुना घट गया, फोर्स घटाता कौन है, परमिटिविटी, तो जरूर परमिटिविटी कितना गुना रहा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका एररलेस का, अगला असाइनमेंट में भी तुम लोग को मिल जाएगा। कुछ ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं, सिंपल क्वेश्चन है। कहा गया है कि 2 चार्जेस इन वैक्यूम इज केप्ट एट सम डिस्टेंस, कि वैक्यूम में 2 चार्ज को किसी भी डिस्टेंस पर रखा गया है। इन एनी अदर मीडियम इफ डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इज हाफ्ड, कि अब इसको वैक्यूम से उठा के किसी भी दूसरे मीडियम में रख दिया गया, लेकिन साथ में इसके डिस्टेंस को भी आधा कर दिया गया है। तो देखा गया कि फोर्स जो है वो क्या हो गया, आधा हो गया। तो बताइए रिलेटिव परमिटिविटी क्या होगा। देखो तो सिचुएशन कुछ अलग नहीं लग रहा है, क्योंकि कूलम्स लॉ तो कहता है कि डिस्टेंस के कम होने से फोर्स बढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस के घटने से, आधा होने से, जिस फोर्स को 4 गुना हो जाना चाहिए था वो फोर्स उल्टे घट गया, कितना गुना, आधा गुना और घट गया। तो ऐसा क्यों हुआ, तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, मीडियम। क्योंकि कूलम्स लॉ का फोर्स, हाँ चलो डिस्टेंस के घटने से फोर्स बढ़ता है, मतलब डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, लेकिन साथ में तो मीडियम पर भी डिपेंड करता है। और मीडियम के, अगर तुम मीडियम को वैक्यूम के अलावा कुछ भी करोगे तो परमिटिविटी बढ़ेगा, और अगर परमिटिविटी बढ़ता है तो परमिटिविटी क्या करता है, फोर्स को कम करता है। तो इसको जरूर किसी वैसे मीडियम में रख दिया गया होगा जिसमें कि डिस्टेंस के आधा होने के बाद जिस फोर्स को 4 गुना हो जाना चाहिए था, तो परमिटिविटी उस मीडियम का कुछ ऐसा है कि उस 4 गुना फोर्स को घटाते 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 ये कितना कर दिया है, फोर्स को आधा कर दिया। समझ में आ गया। तो तुमको कहा गया है कि बताओ तब उस मीडियम का परमिटिविटी कितना रहा होगा। बात में आ गया कि 2 चार्ज है, Q1 है, Q2 है, इनके बीच में कुछ डिस्टेंस अभी कितना है, R है। अब इसी Q1 Q2 के डिस्टेंस को घटा के कितना कर दिया गया है, R/2 कर दिया गया है। तो बताइए कि अब इस मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन है, अटेम्प्ट लो तो बनाओ, तो कुछ नहीं है क्वेश्चन में, अटेम्प्ट लो। आप लोग अटेम्प्ट ले लिए होइएगा, जो अटेम्प्ट लिए हैं उनका बन भी गया होगा। तो देखो एकदम सिंपल क्वेश्चन था कि कहा गया कि बताइए परमिटिविटी क्या होगा, ऐसा कितना ज्यादा इसका परमिटिविटी है कि डिस्टेंस घटने के बाद भी फोर्स को ये बढ़ाने को घटा दिया।
तो कुछ नहीं है, क्या कहा गया है, फोर्स क्या है, कितना गुना घटा दिया गया है, आधा गुना। तो बताओ, तो हम जानते हैं कि अगर फोर्स F है वैक्यूम का और मीडियम का फोर्स मान लो FM है, तो वैक्यूम अगर दोनों को डिवाइड दे दे, देखो अपने मन से फोर्स इन वैक्यूम कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और डिस्टेंस क्या दिया r²। और किसी में मीडियम है तो फोर्स क्या होता है भाई K1 Q2 r²। अब लो लेकिन K का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन है, क्योंकि मीडियम चेंज कर देता है तो परमिटिविटी भी चेंज कर दिया। तो मान लो इस मीडियम का परमिटिविटी है एप्सिलॉन मीडियम m। बाकी भाई Q1 Q2 और डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस आधा हो गया r/2 का स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई गया, Q1 Q2 से Q1 Q2 गया। और इस मीडियम का फोर्स क्वेश्चन दे दिया गया है कि वैक्यूम के फोर्स क्या है, पुट कर देते हैं। अब देखो तो ये r² नीचे आएगा और यहां से r² ऊपर जाएगा और ये 2 का स्क्वायर 4 ये रह गया। अब देखो तो यहां पर ये ऊपर चला गया, एप्सिलॉन नॉट नीचे चला गया। एप्सिलॉन मीडियम बाय एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी। एप्सिलॉन मीडियम बाय एप्सिलॉन नॉट क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी। और ये 4 ये 2 इधर है और ये 4 नीचे से ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो इस मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी कितना हो गया 8। ठीक है, तो अगर किसी मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी 8 है, क्वेश्चन को फिल करो आंसर को, अगर किसी मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी 8 है तो डिस्टेंस के आधा होने के बाद भी फोर्स कितना गुना घट जाएगा 2, आधा गुना। बात में आ गया कि डिस्टेंस घटता है तो फोर्स को बढ़ना चाहिए, लेकिन अगर परमिटिविटी उसका 8 है इस सिचुएशन में तो ऐसा सिचुएशन बनेगा कि 8 परमिटिविटी पर फोर्स घट जाएगा। ठीक है, नोट करो। तो चलिए, द मोस्ट अवेटेड टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। समझिएगा बहुत जबरदस्त टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड का, यूज काफी रिगरस है, हर जगह यूज है इसका। न्यूमेरिकल का तो मत पूछो कितना न्यूमेरिकल इसका इंपॉर्टेंस है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट करते हैं। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो बेस होता है वो बेस होता है कूलम्ब लॉ के क्वेस्ट में। अब कूलम्ब लॉ के क्वेस्ट का क्या मतलब है, कूलम्ब लॉ के क्वेस्ट का मतलब है कि जब आदमी कूलम्ब लॉ को और डिटेल में समझना चाहा तो एक नया चीज आ गया और उसका नाम क्या है, इलेक्ट्रिक। कैसे कूलम्ब लॉ को डिटेल में समझने के चक्कर में इलेक्ट्रिक फील्ड समझे, तो ध्यान से देखना आप क्या होगा। कूलम्ब लॉ कहता है कि मान लो किसी भी मीडियम में वैक्यूम सेट, एयर सेट, वाटर कहीं भी अगर आप दो चार्ज को रखते हैं, एक चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज मान लीजिए Q2 है, तो जरूर दो चार्ज को रखते हैं और किसी डिस्टेंस पर रखते हैं तो इन दोनों के बीच में एक फोर्स लगना शुरू हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब सवाल उठता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्यों लग रहा है, ऐसा क्या हो रहा है यहां पर कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगना, मतलब फोर्स लगना स्टार्ट हो गई। तो अगर हम इन दोनों चार्ज के बीच के फोर्स को समझना है क्यों लग रहा है, तो क्यों ना कोई भी एक चार्ज क्यों फोर्स लगाएगा उसको समझ लेंगे तो अपने आप दोनों के लिए रिजल्ट आ जाएगा, समझ में आ जाएगा कि एक के लिए समझेंगे जो यहां पर होगा ये मान के चलेंगे जरूर वही यहां पर भी हो रहा होगा, इसीलिए फोर्स लग रहा है। तो ऐसा क्या है कि फोर्स लगेगा, तो मान लो अभी ये चार्ज नहीं है, हम सिंगल कोई चार्ज रखें स्पेस में कितना Q1, तो Q1 के सामने हम एक बहुत छोटा चार्ज इसका नाम होता है टेस्ट चार्ज, हम बहुत छोटे चार्ज Q0 को मान लेंगे, बहुत छोटा चार्ज है ये, मान लो इसका ये बहुत दूर का, इससे दूर पर यहां पर है, हम क्या किए इतना दूर बहुत बड़ा स्पेस है, इसके अंदर एक चार्ज Q2 को घुसाएगा। जैसे ही Q0 जैसे यहां पर था, इसको कोई मतलब नहीं था, कोई फोर्स नहीं लग रहा था, अब लग भी रहा था कि इतना कम लग रहा था, फोर्स इतना कम लग रहा था कि इसको डिस्टर्ब नहीं कर पा रहा था। अब इसको जैसे ही हम किसी डिस्टेंस पर यहां पर लाते हैं या इस बाउंड्री के अंदर लाए तो देखिए अपने आप से इधर फोर्स लगे, किधर फोर्स लग गया। तो सवाल उठता है कि अरे भाई ये क्या हो गया, यहां कुछ दूरी पर हम रखे थे तो इस पर फोर्स लग रहा था, नहीं लग रहा था, लेकिन इसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे ही हम इसको इसके पास हटाए हैं तो जरूर यहां पर इस पर नया फोर्स लग गया। तो जरूर ये चार्ज कुछ ना कुछ यहां पर रखा हुआ होगा, तब ना जैसे ही ये यहां पर इस पर फोर्स लगा दिया। बात को समझना, इसको वैसे ही समझो, इसे मान लो कि एक बहुत मतलब ये शहर है, मान लो यहाँ शहर है, इस शहर में मान लो कोई भी इस शहर का बहुत मतलब मान लो कोई डीएम शहर है, तो डीएम है इस शहर के जो भी, तो मान लो तुम डीएम के अगर परिचित हो तो मान लो तुम्हारा कोई काम फंस गया, मान लो तुम कहीं भी गए कन्हौली में, मान लो तुम्हारा कोई काम फंस गया, तुम डीएम साहब के बहुत बड़े परिचित हो, तो क्या कन्हौली में अगर तुम्हारा कोई काम फंस गया तो तुम अगर डीएम साहब का नाम भी बोलोगे तो तुम्हारा काम बन सकता है अगर तुम अच्छे परिचित हो तो क्या वहां पर कन्हौली में डीएम साहब का आना जरूरी था कि नहीं भाई मेरा परिचित है तो चलो इसके लिए चलते हैं वहां पर, क्योंकि उनका बस नाम काम कर गया, उनके नाम का असर काम कर गया, वहां पर नाम का असर काम कर गया यहां पर। तो असर बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी चीज का असर बहुत ज्यादा काम का चीज होता है।
तो यहीं पर है, मान लो कि ये चार्ज Q1 है, ये चार्ज अभी मान लो कि मुजफ्फरपुर के डीएम का तुम नाम लेके जाओगे, बंगाल में कोई काम करवाने कोई काम होगा? बंगाल में नहीं होगा, क्योंकि उनका वहां कोई असर नहीं है। लेकिन मुजफ्फरपुर के डीएम का यहाँ मुजफ्फरपुर में पूरा असर है। तो वही चीज यहाँ पर है कि Q1 कोई चार्ज है, इस चार्ज को जब तक तुम किसी बहुत दूर के एरिया में रखे हुए इस पर असर पड़ गया होगा, इतना कम असर पड़ा होगा, कोई फर्क इस पर नहीं पड़ रहा है। लेकिन एक सर्टेन एरिया के अंदर जैसे ही आया, इस पर लग गया फोर्स। तो जरूर ये चार्ज अपने चारों तरफ एक ऐसा एरिया क्रिएट करके रखे हुए है, एक ऐसा स्पेस क्रिएट करके रखे हुए है, जहां पर से कि किसी भी बाहर से आने वाले चार्ज पर क्या करेगा? तो फोर्स लगाएगा। और उसी स्पेस को, उसी एरिया को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। बात को समझना, अब इसको हम डिटेल में एक बार में बोल रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड समझना क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज के आसपास का वो एरिया होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज के आसपास का वो एरिया होता है, जहां पर कि ये चार्ज बाहर से आने वाले किसी भी चार्ज पर क्या करेगा? फोर्स लगा देगा। बात में आगे असर डाल देगा, फोर्स लगा देगा। अब बताओ तो कि अब समझना गौर से, अगर ये चार्ज यहां पर आएगा, ध्यान से देखना, अगर ये चार्ज यहां पर आएगा तो इसमें क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। अगर ये चार्ज यहां पर नहीं आएगा तो कोई फोर्स नहीं लगेगा। लेकिन ये एरिया तो रहेगा ना, क्योंकि ये चार्ज का प्रॉपर्टी है। इस बात को समझो, हम चार्ज है, हम आए, हम अपने चारों तरफ एक शील्ड, एक एरिया तैयार कर लिए कि भाई ठीक है चलो अपने चारों तरफ में एरिया तैयार किए हुए हैं। कोई भी चार्ज अगर बाहर से अंदर आया तो हम उसे फोर्स लगाएंगे, अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, मेरे पास एरिया भी पड़ा हुआ है। तुम बाहर से आओ, तुम पर फोर्स लगाएंगे, तुम मत आओ, तुम पर फोर्स नहीं लगाएंगे, लेकिन हम अपना एरिया नहीं छोड़ेंगे, हम अपने चारों तरफ एक एरिया क्रिएट करके रखेंगे। और इसी एरिया का नाम क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का सेंस को समझो। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज के आसपास का वो स्पेस है, वो जगह है, वो एरिया है, जहां पर कि ये चार्ज अपना असर क्रिएट करके रखता है कि ये क्या करेगा? तो बाहर से आने वाले चार्ज पर फोर्स लगाएगा। बस इतना ही काम है इसका, इलेक्ट्रिक फील्ड, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड बस बाहर से आने वाले चार्ज पर क्या करेगा? फोर्स लगाएगा। तो क्या अब उस कूलम्ब्स लॉ की चीज का जवाब मिल गया कि दो चार्ज Q1 और Q2 रखे हैं तो इस पर क्यों फोर्स लग जाता है? क्योंकि ये भी चार्ज अपना कुछ एरिया क्रिएट करके रखे हुए हैं। ऐसे करके मान लो ये भी चार्ज अपना कुछ एरिया क्रिएट करके रखे हुए हैं, ये भी चार्ज अपना कुछ एरिया क्रिएट करके रखे हुए हैं। जैसे Q2 Q1 के एरिया में आया, इस पर फोर्स लगा दिया, Q1 Q2 के एरिया में आया, उस पर फोर्स लगा दिया। क्योंकि चार्ज का काम तो है कि वो एरिया क्रिएट करेगा, उस एरिया के अंदर तुम जाओगे तुम पर फोर्स लगेगा। तो बेसिकली कूलम्ब्स लॉ इस बात का आंसर करता है कि सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड इस बात का आंसर करता है कि व्हाट हैपेंस अराउंड द चार्ज सो दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट्स, कि ऐसा क्या होता है चार्ज के आसपास में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। तो कोई भी आंसर क्या है? तो कोई भी चार्ज अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर लेता है, जिसकी वजह से कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, बाहर से चार्ज आएगा, उसका क्या करेगा? फोर्स लगाएगा। तो लिखो इस बात को, इलेक्ट्रिक फील्ड हेडिंग दो, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो। तो इट इज एरिया, ऐसे लिखो, इट इज रीजन बिहाइंड एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इट इज रीजन बिहाइंड एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन एनी टू चार्ज पार्टिकल, बिटवीन एनी टू चार्ज पार्टिकल। ठीक है कि क्यों लगता है? तो अगर तुमसे कोई पूछे क्यों लगता है भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो जवाब क्या होगा कि एक दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज इंटर करता है, जिसकी वजह से क्या लगता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे आया क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कूलम्ब्स लॉ की एक्सप्लेनेशन की वजह से आया कि फोर्स क्यों लगता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन क्या होगा? एकदम से पकड़ा भी गया होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है? तो किसी भी चार्ज के आसपास का वो एरिया जहां पर कि ये चार्ज बाहर से आने वाले किसी भी चार्ज पर क्या करेगा? फोर्स लगाएगा। देखो सेंस पकड़ो इलेक्ट्रिक फील्ड का बाबू। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बच्चा F0/F/Q0 बोलते चलता है, वो परफेक्ट नहीं है, वो दूसरा चीज है। इलेक्ट्रिक फील्ड का सेंस क्या है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का सेंस है कि ये एक एरिया है, एक स्पेस है, एक जगह है, जहां पर कि कोई भी एक चार्ज बाहर से आने वाले चार्ज पर क्या करेगा? फोर्स लगा देगा। बात समझ आ गया होगा? चलिए तो चलिए अब लिख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के इस सेंस को। लिखिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वाला डेफिनेशन, इट इज एरिया अराउंड एनी चार्ज, इट इज एरिया अराउंड एनी चार्ज where it exerts electrostatic force, where it exerts electrostatic force on any other charge
about near it, any other charge about near it, ठीक है। कि किसी भी चार्ज के आसपास का एरिया होता है जहां पर कि बाहर से आने वाले चार्ज पर ये क्या करेगा, तो फोर्स लगा देगा, ठीक है। तो ये चलो, अच्छा इसमें दो वर्ड बहुत बुक में सुनने के लिए मिलेगा, सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज, तो कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है। वो चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, जो बड़ा चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, इसका नाम क्या होता है, सोर्स चार्ज। और जिस चार्ज को हम लाते हैं ये चेक करने के लिए कि भाई यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं, तो कोई भी चार्ज कैसे बताएगा कि उसका वहां इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं। तो अगर ये चार्ज यहां पर आया, ये क्यू चार्ज, स्मॉल क्यू चार्ज यहां आया, इस पर कोई फोर्स नहीं लगा, तो कहेगा भाई यहां कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। ये यहां गया, इस पर फोर्स लग गया, कहेगा हां भाई यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये और नजदीक गया, इस पर और फोर्स लग गया, ये कहेगा हां और स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो वो चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड को टेस्ट करता है उसको क्या कहते हैं, टेस्ट चार्ज। और ये कैसे टेस्ट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो अपने ऊपर फोर्स लगवा के। तो बात यहां से निकलता है इलेक्ट्रिक फील्ड का काम क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का सिर्फ एक काम है, वो क्या है, फोर्स लगाना, जो कि आप लोग जानते हैं। तो फिर से रिपीट करते हैं, वो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, सोर्स चार्ज, जो अपने ऊपर फोर्स लगवा के चेक करेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं, उसको क्या कहेंगे, टेस्ट चार्ज, ठीक है। तो ये था इलेक्ट्रिक फील्ड का छोटा सा आपका डेफिनेशन इन द सेंस इसका बेसिक कंसेप्ट। अब आते हैं मेन इलेक्ट्रिक फील्ड के कंसेप्ट में। समझो, मान लो कि ये कोई क्यू चार्ज है, इसके आसपास का ये एरिया है, यहां पर कोई स्मॉल, यहां कोई चार्ज स्मॉल क्यू रखे हुए थे क्यू नॉट, इस पर कोई फोर्स नहीं लगा, इस क्यू नॉट को उठा के यहां पर लाए, इस पर फोर्स कितना लग गया। तो समझना, मान लो कि क्यू नॉट चार्ज को हम लाए तो फोर्स कितना लगा है तुम्हारा, एफ। तो अगर यूनिट चार्ज को लाओगे तो फोर्स कितना लगेगा, एफ बाई क्यू नॉट। और इसी को मैथमेटिकली क्या नाम दिया गया, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझना, इसका नाम इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दिया गया, इसका नाम क्या दिया गया, इंटेंसिटी, मतलब घनत्व, मतलब क्षमता इलेक्ट्रिक फील्ड। और कितना कहा गया, एफ बाई क्यू नॉट। इसको हम तोड़ेंगे अभी और अच्छे से समझना हम क्या किए हैं। बच्चा यही गलती करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहता है, डायरेक्ट नहीं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड तो एरिया है, स्पेस है किसी भी चार्ज के आसपास। ये क्या निकला, ये निकला इलेक्ट्रिक फील्ड का क्षमता, इंटेंसिटी। कैसे, तो भाई क्यू नॉट चार्ज को लाए तो एफ फोर्स लग गया, तो पर यूनिट चार्ज को लाओगे कितना फोर्स लगेगा, एफ बाई क्यू नॉट। अब बताओ, जितना ज्यादा फोर्स लगेगा तो फोर्स कौन लगाता है, फोर्स कौन लगाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जितना ज्यादा फोर्स इस पर लगा मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही तगड़ा है, क्योंकि फोर्स लगा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है उतना ही ज्यादा क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्षमता, इलेक्ट्रिक फील्ड का घनत्व, क्षमता, ताकत क्या होता है, तो किसी भी पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, इसको फिक्स कर दिया गया पॉजिटिव। जो बाहर से चार्ज इसको तुम लाके टेस्ट करोगे, इसको कन्वेंशनली क्या मान के चला गया है, पॉजिटिव ही मान के चला गया है, ठीक है। अब चलिए, तो किसी भी पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लाने में जो आप पर फोर्स लगेगा वही क्या कहलाता है आपका, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चा इसमें गलती क्या करता है कहने का कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इसको तो हम यूनिट ले लिए हैं, यूनिट होता है देखिए यहाँ पर यूनिट, और पॉजिटिव लिया जाता है इसको। तो बच्चा क्या गलती करता है कहने का, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। नहीं, ये ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज नहीं, ये पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। मतलब जितना बार, ये एक नहीं है, ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज का फोर्स, नहीं, ये हर एक है। तुम जितना बार चार्ज को लाओगे उतना बार क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। इस एक और हर एक के सेंस को समझो। इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट डिफाइंड एज फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, क्योंकि यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज कहने का मतलब हम चार्ज कितना कर सकते हैं, कितना ला सकते हैं, एक नहीं। ये क्या डिफाइंड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, कि तुम जितना बार पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लाओगे उतना बार फोर्स लगेगा, वही तो है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस थिन सिल्वर लाइनिंग डिफरेंस को समझना कि ये गलती मत कर देना बोलने का कि इट इज डिफाइंड एज यूनिट पॉजिटिव चार्ज। लिख लो, मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज, मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। इसको तो ये टेस्ट चार्ज से क्या बना दिया गया, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ठीक है। इस बात को समझना, अगर तुम कह दो कि इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी ऑन यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो मतलब चार्ज सिर्फ कितना हो सकता है, एक का सेंस नहीं, यहाँ पर हर एक का सेंस, जितना बार तुम लाओगे उतना बार फोर्स लगेगा, ठीक है। चलिए, इसको अगर एकदम परफेक्टली डिफाइन किया जाए, एकदम परफेक्टली, तो देखो तो कैसे लिख करते हैं। यहाँ पर इस फॉर्मूला को लिख लेना तुम लोग, नीचे भी लिख लेना, इसमें ये चीज लगा लेना अभी,
ये वाला लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू 0, मतलब समझा रहे इसका, इसमें लगा इज इक्वल टू कितना लिख लो। अब देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का असाइनमेंट क्या होगा, तो इसका होता है न्यूटन, फोर्स का क्या होता है कूलम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का असाइनमेंट क्या होगा न्यूटन पर कूलम। डायमेंशन देख लो क्या होता है, इसका होता है फोर्स का ml t टू द पावर -2 और चार्ज क्या होता है at, तो देख लो क्या होगा ml t टू द पावर -3 a टू द पावर -1, लिख लो इट्स डायमेंशन इसमें। स्केलर है कि वेक्टर है, तो भाई चार्ज तो स्केलर होता है लेकिन फोर्स क्या होता है वेक्टर, मतलब इस पूरे टर्म के पास डायरेक्शन आ गया फोर्स की वजह से, इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है लेकिन पूरे टर्म के पास किसकी वजह से फोर्स की वजह से क्या डायरेक्शन आ गया, तो लिख लो इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है चलिए कोई दिक्कत। अच्छा जिनके दिमाग में देखो बुक में तुमको सीधे यहाँ से चीज मिलेगा, अगर तुमको ये चीज कहां से है वो याद रखना है तो इसको याद रख लेना, साइड में लिख लेना कि क्यू नॉट चार्ज को लाए हैं तो एफ नॉट एफ फोर्स लगा है, तो पर यूनिट चार्ज को लाएंगे कितना फोर्स लगेगा, तो एफ बाई क्यू नॉट, और इसी पर यूनिट को क्या कहा गया इलेक्ट्रिक फील्ड कहा गया, इलेक्ट्रिक फील्ड है पर यूनिट चार्ज पर फोर्स। फिर से रिपीट कर दे, यूनिट चार्ज पर फोर्स नहीं है पर यूनिट चार्ज पर फोर्स है। चलिए जितना बार आप चार्ज लेगा उतना बार फोर्स आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है अच्छा एक बात बताओ, हम एक स्टेटमेंट बार बार बोल रहे हैं बार बार कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज के आसपास का वो एरिया है जहां पर कि वो बाहर से आने वाले चार्ज पर फोर्स लगाता है। तो तुमसे अगर पूछे ऐसा क्या है कि कोई भी चार्ज अपने चारों तरफ फोर्स लगाएगा, ऐसा प्रूफ बताओ, क्या गारंटी है कि पूरे स्पेस में ही फोर्स लगाएगा, ये कहीं नहीं फोर्स को एक ही तरफ लगा सकते, ये पूरे स्पेस में क्यों फोर्स लगाएगा, तो वो एक एक्सपेरिमेंटल है कि इसलिए क्योंकि हम हर जगह फोर्स चार्ज को रख रहे हैं, जहां पे हम स्मॉल चार्ज को रख रहे हैं हर तरफ फोर्स लगा है, तो एक तो टेस्ट कर करके हम देख रहे हैं हर तरफ फोर्स करता है। थ्योरेटिकली थोड़ा बताओ तो सोच के कि ऐसा क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेस में चारों तरफ होगा, ऐसा क्या है कि ये चार्ज चारों तरफ फोर्स लगाएगा, बता सकते हो, हम बता सकते हो, देखो कैसे, याद है पिछली क्लास में बताए थे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाय r स्क्वायर जो भी होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो हम बोले थे वो किसके नेचर का होता है, स्फेरिकल नेचर, याद आ गया होगा 4 पाई r स्क्वायर, याद क्या है समझाए थे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस नेचर का होता है, स्फेरिकल नेचर का होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्फेरिकल नेचर का होता है मतलब क्या कि वो स्पेस में हर तरफ होगा, और अगर हर तरफ फोर्स होगा तो फोर्स लगाता कौन है, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो भाई हर तरफ क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। तो यही देखो कितना इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस आ गया 4 पाई का कि 4 पाई इज ड्यू टू 4 पाई r स्क्वायर, सिंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंसिस्ट ऑफ स्फेरिकल नेचर सो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट एवरीवेयर इन स्पेस। लिख लो इस बात को, इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट एवरीवेयर इन स्पेस अराउंड एनी चार्ज बॉडी ड्यू टू कोट अनकोट करके इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख लो क्या 4 पाई ड्यू टू 4 पाई। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ये सिंपल चीज था इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंपल चीज था। फिर से वही बात, इलेक्ट्रिक फील्ड का काम क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का काम क्या है तुम्हारा फोर्स लगाना। अच्छा एक बात हम लिखे थे यहाँ पर लिमिट का सेंस समझा रहे थे, कोई इंपॉर्टेंट एकदम सिंपल है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या होता है F बाय क्या होता है Q नॉट। हम बोले थे कि यहाँ लिमिट लगा दो, लिमिट Q नॉट टेंड्स टू 0, लिमिट Q नॉट टेंड्स टू 0 का मतलब क्या, इस टेस्ट यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जिसको भी तुम ला रहे हो उसको टेंड्स टू 0 मतलब बहुत बहुत छोटा करना है, एकदम छोटा कर देना है इसको, बात समझना। लिमिट मतलब इसको औकात में तुम ला रहे हो, Q नॉट को तुम फिक्स करके लिमिट लगा दिए इसको कि भाई तुमको रहना है तो रहो लेकिन तुमको बहुत छोटा हो रहना पड़ेगा, ऐसा नहीं। तो अब सोचो ऐसा क्यों, इस टेस्ट चार्ज का काम क्या है, फोर्स लगाना कि फोर्स लगवा के देखना कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं। तो फोर्स लगवा के देखना कि अगर हम पर फोर्स लग गया मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है, हम पर फोर्स नहीं लगा मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। इसका काम है सिर्फ अपने पर फोर्स लगा है कि नहीं वो चेक करना। अगर तुम इसको बड़ा कर दोगे तो बताओ तो ये तो इस पर, ये जो सोर्स चार्ज है वो तो इस पर फोर्स लगाएगा नहीं, बदले में ये टेस्ट चार्ज इस पर सोर्स चार्ज पर फोर्स लगा देगा। और अगर ये तो इस पर फोर्स लगाए तो कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि इसका नाम ही टेस्ट चार्ज, को फोर्स लगवा के चेक करना है अपने पर, कहीं पर फोर्स लगा तो चलो इलेक्ट्रिक फील्ड है। लेकिन कहीं जो ये तगड़ा अगर हो गया, स्ट्रांग अगर हो गया, तो ये अगर स्ट्रांग हो गया तो बताओ तो ये भी पलट के इस पर फोर्स लगा दे, अंदर से ये इस पर फोर्स लगाया, ये भी इस पर फोर्स लगा दे। और अगर इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा हो गया तो फोर्स ये ज्यादा लगाएगा, और अगर फोर्स ये ज्यादा लगा दिया तो हो सकता है इसको डिस्टर्ब करके धसका दे। तो टेस्ट चार्ज का काम क्या होता है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड को टेस्ट करना कि सोर्स चार्ज को डिस्टर्ब करना। तो ऑब्वियस बात है इलेक्ट्रिक फील्ड को सिर्फ हम टेस्ट करेंगे,
तो इसीलिए कहा गया है कि इसको डिस्टर्ब ना करें और सिर्फ आप टेस्ट करें इलेक्ट्रिक फील्ड को। और ये कब पॉसिबल है, जब आपका वैल्यू क्या होगा, कम होगी। अगर आप बढ़ जाइएगा तो आप इसको डिस्टर्ब कर दीजिएगा, ठीक है। तो इसीलिए कहा गया है लिमिट Q0 से 0 का मतलब क्या होता है, तो लिख लो। जनरली टेस्ट चार्ज is kept very small, टेस्ट चार्ज is kept very small in order to keep source charge undisturbed, in order to keep source charge undisturbed, कि सोर्स चार्ज को डिस्टर्ब ना करें, इसलिए हम इसको बहुत छोटा रखते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब सवाल उठता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जरूरत क्या है, समझना है इस बात को। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का जरूरत क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, क्यों होता है, क्या फायदा इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो बताओ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक सबसे बेसिक फायदा क्या है, सोच के बताओ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक सबसे बेसिक फायदा क्या है। तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का सबसे बेसिक फायदा ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज एन एलिगेंट वे टू टेस्टिफाई इलेक्ट्रोस्टैटिक एनवायरनमेंट, कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक बेहतरीन तरीका होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनवायरनमेंट को पता करने का। हिंदी में बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक बेहतरीन तरीका है ये पता करने का कि कहीं पर चार्ज है कि नहीं। क्योंकि अगर कहीं पर चार्ज होगा, मान लो ये स्पेस है, अगर यहां पर चार्ज होगा तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। या अगर कहीं पर पता चल गया हमको कि हाँ भाई यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब जरूर यहां पर क्या होगा, चार्ज होगा। तो लिख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज एन एलिगेंट वे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज एन एलिगेंट वे टू टेस्टिफाई इलेक्ट्रोस्टैटिक एनवायरनमेंट, एलिगेंट वे टू टेस्टिफाई इलेक्ट्रोस्टैटिक एनवायरनमेंट। और दूसरा क्या यूज है इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो एक और यूज है, इसको लिख लेना, इसको चैप्टर 8 में समझाएंगे, या कैपेसिटेंस में भी थोड़ा बहुत ही आएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड is used, yes लिखो, electric field is a way of transportation of electrical energy। लिख लो अभी इसको, बस इसको अभी समझ में नहीं आएगा, जब वहां डील करेंगे तब समझ में आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड is a way of transportation of electrical energy, ठीक है। कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने का तरीका है। अभी फिलहाल इसको समझिए। तो बाबू मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कोई पूछेगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, फिर से पूछ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कोई पूछेगा क्या है, तो क्या बोलोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड F by Q0 है, फोर्स बाय टेस्ट क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, नहीं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का क्षमता है कि कितना फोर्स लगा सकता है। बात को समझो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का क्षमता है। तुम 100 किलोमीटर दौड़ सकते हो, या मान लो तुम 20 किलोमीटर चल सकते हो एक बार में, तो ये तुम नहीं हो, ये तुम्हारा क्षमता है। वही ये फॉर्मूला जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का क्षमता है कि इतना फोर्स लगा सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज के आसपास का स्पेस है जहां पर कि बाहर से चार्ज पर क्या करेगा, फोर्स लगाएगा, ठीक है। अब देखो तो एक सिंपल सा चीज बनता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वो बोलता है कि अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे करके, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का परफेक्ट थोड़ा बताइए तो डेफिनेशन क्या होगा। अच्छा उससे पहले एक चीज करते हैं, एक हेडिंग दो तो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज लिख देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। देखो तो पॉइंट चार्ज मान लो कोई एकदम सिंपल डेरिवेशन, एकदम सिंपल कि कोई स्मॉल चार्ज क्यू है, कैपिटल चार्ज क्यू है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी क्षमता कितना होगा। मान लो किसी भी डिस्टेंस यहां पर r पर चेक करना चाहते हैं, यहां पर r पर कि इसका क्षमता कितना होगा, कितना हिम्मत रखता है फोर्स लगाने का, बात में आ गई। तो देखो अच्छा बताओ, यहां पर चार्ज हम लाए चाहे नहीं लाए इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही, कि इलेक्ट्रिक फील्ड को इस टेस्ट चार्ज से कोई मतलब नहीं है भाई। तुम इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कहता है भाई तुम आओ तो हम तुम पर फोर्स लगाएंगे, तुम नहीं आओ तो हम तुम पर फोर्स नहीं लगाएंगे, लेकिन हम तो होंगे, तुम आओगे तो तुमको मेरा फोर्स झेलना पड़ेगा, तुम मत आओ फोर्स नहीं लगाएंगे तुम पर, लेकिन हम हमेशा रहेंगे, ठीक है, कि हमेशा रहता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चलो अब इस Q0 चार्ज यहां पर उठा के, Q0 चार्ज यहां पर उठा के लाएंगे, तो देखो तो क्या होगा, Q0 चार्ज को लाएंगे तो क्या होगा, तो यहां पर सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इसका कितना होगा, तो तुरंत देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स बाय टेस्ट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो तो फोर्स कितना हो गया तुम्हारा, फोर्स कितना होता है, K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। सोच के बताना सही लिखे कि नहीं, डिवाइडेड बाय Q0, ठीक है। अच्छा चलो एक चार्ज Q है तो Q कर देते हैं, दूसरा चार्ज कितना है तुम्हारा Q0, तो Q0 कर देते हैं। बोलो तो ये रिजल्ट सोच के बताओ तो सही लिखे हैं,
सोचो तो, नहीं लिखे हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर फोर्स वेक्टर है और यहां पर फोर्स किस फॉर्म में लिखे हुए हैं? मैग्नीट्यूड स्केलर फॉर्म में। हमको क्या लगाना पड़ेगा? डायरेक्शन। लो अब सही है, वेक्टर फॉर्म याद करो फोर्स का। चलो अरेंज करते, Q नॉट C नॉट गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया इंटेंसिटी? तो KQ बाय कितना? R स्क्वायर। यूनिट वेक्टर कितना हो गया? R हो गया। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो तो क्या हो गया? KQ बाय R स्क्वायर और यूनिट वेक्टर कितना R। इसको अगर और वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं, ये तो क्या हो गया तुम्हारा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू क्या? पॉइंट चार्ज Q। अब इसके नीचे छोटा सा हेडिंग लगा दो, इन वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो याद करिए, आप लोगों को पता है किसी भी यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है? किसी भी यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है? पूरा वेक्टर बाय उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। याद आया? यूनिट वेक्टर मतलब क्या होता है कि सिर्फ डायरेक्शन चाहिए तो पूरा वेक्टर ले लीजिए। क्यों? क्योंकि वेक्टर के अंदर क्या होता है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। डिवाइडेड बाय सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड, कट के सिर्फ क्या आ गया? डायरेक्शन आ गया। तो यूनिट वेक्टर का मतलब क्या? सिर्फ डायरेक्शन। इसका मैग्नीट्यूड तो KQ बाय R स्क्वायर हो गया और डायरेक्शन ये हो गया। अब देखो तो एक बहुत बड़ा चीज पता चलेगा, तो चलो इसको पुट करते हैं। तो इसको मॉड पुट करो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या लिखोगे? KQ बाय R स्क्वायर इनटू वेक्टर R बाय क्या हो गया? मॉडुलस ऑफ R। और मॉडुलस ऑफ R का मतलब क्या होता है? देखो तो थोड़ा कि KQ बाय मॉडुलस ऑफ R मतलब सिंपल मैग्नीट्यूड ऑफ R। ये है मैग्नीट्यूड ऑफ R और यहां पर R स्क्वायर, ये पूरा क्या हो जाएगा? R क्यूब और ये क्या हो गया? तो ये क्या हो गया तुम्हारा? वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, वो जो बोले थे इन वेक्टर फॉर्म। लिख लो इसका KQ बाय RQ। तो ये चलो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, डेरिवेशन में एग्जाम में कभी पूछ देता है कि एक्सप्रेस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज इन वेक्टर फॉर्म। तो कुछ नहीं करेंगे, यूनिट वेक्टर को तोड़ देंगे बस। यहां पर तो सबको समझ में आ गया होगा ना क्या की है। मॉड ऑफ R का मतलब इसको नहीं पता, देख लो भाई यहां पर मॉड ऑफ R का मतलब क्या होता है? मॉड ऑफ R का मतलब होता है सिंपल R। तो ये सिंपल R हो गया, ये मॉड ऑफ R का मतलब सिंपल R स्क्वायर इनटू R क्या हो गया? RQ। चलो अब चलो तो थोड़ा इसको तोड़ते हैं, इस रिजल्ट इस वाले को तोड़ते हैं। काम का चीज यही है, काम का चीज वही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया पॉइंट चार्ज की वजह से कितना आ गया? KQ बाय R स्क्वायर। और ये इसको देखना कितना जबरदस्त है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड किस पर डिपेंड करेगा? तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड किस पर डिपेंड करेगा? मीडियम पर डिपेंड करेगा। कोई दिक्कत? जितना ज्यादा परमिटिविटी होगा मीडियम का, इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही कम होगा। क्यों? क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको लिख दो ऐसे, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q R स्क्वायर और R कैप। तो जितना ज्यादा देखो तो परमिटिविटी, एप्सिलॉन लिख दो, जितना ज्यादा परमिटिविटी उतना कम इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। दूसरा, चार्ज पर क्या सोचते हो? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल? तो अब ऐसे बात है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर कौन रहा है? चार्ज। तो जितना ज्यादा चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही क्या ज्यादा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस बात को लिख लेना नंबर 1 में करके, इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन मीडियम दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परमिटिविटी। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरीज डायरेक्टली विद चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरीज डायरेक्टली विद चार्ज। जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड। डिस्टेंस पर इनवर्सली, इनवर्सली तुम किसी भी चार्ज से जितना ज्यादा दूर बढ़ते जाओगे फोर्स क्या होगा? उतना कम हो जाएगा। और फोर्स जितना कमेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का में फोर्स लगाना तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कमेगा। और साफ दिख भी रहा है फॉर्मूला से कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब तुमसे पूछे कि बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड, सोचना बताओ। अच्छा, इस क्वेश्चन को एक मिनट रोकते हैं, पहले इसको समझते हैं, इसको समझते हैं आर कैप को। अब इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या होगा? किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से इस चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? तो रेडियल होगा। रेडियल इन द सेंस कि जो जिस लाइन पर, देखो यहां पर जिस लाइन पर डायरेक्शन है, ये तो फिक्स कर दिए, यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेते हैं इसको। ये अगर डिस्टेंस r है तो या तो ये चार्ज पॉजिटिव है तो या तो ये पॉजिटिव होगा या तो ये नेगेटिव होगा। तो अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये इसको क्या करेगा? ये वाला चार्ज, ये दोनों सेम चार्ज है, इसको रिपेल कर देगा ऐसे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको धकेल देगा, फोर्स ऐसे लगा देगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को तो बाहर की तरफ लगा, तो मतलब डिस्टेंस से बाहर की तरफ, रेडियली आउटवर्ड। पास में आ गया कि जिस रेडियस पर हम रखे हैं उसी पर बाहर की तरफ। कब? जब चार्ज का नेचर क्या होगा? सेम। और अगर ये पॉजिटिव है, ये तो फिक्स है पॉजिटिव, ये कोई कन्वेंशन है, बोलती है टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव लेते हैं। अगर ये सोर्स चार्ज नेगेटिव होगा तब देखो तो इसको अट्रैक्ट कर लेगा, तो क्या होगा? अंदर की तरफ फोर्स लगाएगा, रेडियस के लॉन्ग या डिस्टेंस के लॉन्ग अंदर की तरफ, क्या कहेंगे? रेडियली इनवर्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन पॉसिबल है, यहां लिख देते हैं r
या तो लिख लेना यहां पर पूरा तुम लोग लिखना रेडियली आउटवर्ड या रेडियली क्या होगा इनवर्ड। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी आइदर रेडियली आउटवर्ड या रेडियली क्या होगा इनवर्ड। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ तो जो क्वेश्चन हो गए थे उस समय तुम कहोगे कि सर ये तो थोड़ा अजीब चीज हो गया। अजीब चीज क्या हो गया कि देखिए आप बोले हैं कि चलिए हम बोल देते हैं कि इस गजब चीज हो गया। क्या हम बोलते हैं सर चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड हम इतना दूर लिए। समझना कितना डेप्थ में क्वेश्चन है। सर हम चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इतना दूर लेते हैं। जब हम चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इतना दूर लेते हैं तो कहने का मतलब क्या है, इसके अंदर अगर हम किसी टेस्ट चार्ज को लाएंगे तो ये इस पर फोर्स लगाएगा, नहीं लाएंगे तो फोर्स नहीं लगाएगा। इसके बाहर हम यहां रख रहे हैं, देखिए फोर्स नहीं लगना चाहिए। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जो है kq/r² वो क्या कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगने के लिए किसका होना जरूरी है, कांस्टेंट के चार्ज का डिस्टेंस। समझना कितना बेहतरीन क्वेश्चन है कि इस चार्ज ये जो चार्ज है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हम बोले कितना दूर है। तुमको वैसा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह है। हम कहेंगे कैसी हर जगह है, तो वैसा देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड होने के लिए तीन चीज का जरूरी है। k हर जगह होगा, चार्ज तो लीजिए हम ले लिए, और यहां अगर डिस्टेंस है इसका तो यहां भी तो डिस्टेंस है कुछ r2, तो यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए क्योंकि डिस्टेंस यहां अगर r1 है, यहां अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हैं तो यहां भी तो डिस्टेंस r2 है, यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड लीजिए क्योंकि इस डिस्टेंस पर भी चार्ज है, इस डिस्टेंस पर भी कोई ना कोई मीडियम है, और यहां भी कुछ ना कुछ डिस्टेंस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां भी होगा। तो फिर सर आप काहे ले रहे हैं कि इसी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हैं, इसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं ले रहे। इलेक्ट्रिक फील्ड तो हर जगह है। तो बाबू मेरे एक चीज होता है फिजिक्स में फील्ड, एक चीज होता है फिजिक्स में इफेक्ट। सही बात है ये चार्ज इस पर फोर्स यहां भी लगाएगा, सही बात है ये चार्ज यहां भी इस पर असर डालेगा, इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड यहां भी होगा, सही बात है। लेकिन क्या इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर R2 पर इतना है कि इस पर असर डाल दे? इलेक्ट्रिक फील्ड तो है इतना, लेकिन असर डालने लायक इलेक्ट्रिक फील्ड है। सवाल ये है क्यों, क्योंकि मान लो एग्जांपल लेते हैं कि मान लो कोई टेबल रखा हुआ है, टेबल, इस टेबल पर हम यहां पर एक स्मॉल चार्ज की नोट लगाए। स्मॉल चार्ज की नोट लगाते लोग तो चुंबक का खेल खेलते होंगे। जैसे मान लो ये हम रखते हैं, समझ लो, जैसे मान लो कि हम ये रखते हैं, ध्यान देना, ये ऐसे करते हैं, ये कोई मोबाइल रखते हैं। अब देखो इस चार्ज को समझना, एक चुंबक खेल लोग खेलते होंगे कि जब ज्यादा सट जाता है तो खींच लेता है ऐसे, और दूर रखोगे कुछ नहीं होगा। अब देखो तो हम इसको यहां पर लाए, खींच लिया फटक से, और जब इसको हम यहां पर रखे तो नहीं खींच पाया। क्यों? क्योंकि फोर्स तो अभी ये लगा रहा होगा, लेकिन इतना कैपेबल फोर्स नहीं है कि इसके इनर्शिया को ब्रेक कर दे, इतना कैपेबल फोर्स नहीं है कि फ्रिक्शन को ओवरकम करवा के खींच ले इसको, इतना कैपेबल नहीं कि चला पाए। तो ये बात सही है कि हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह पर होता है, लगभग कुछ ना कुछ होगा, हर जगह कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा, चार्ज और ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड उतना तगड़ा नहीं है कि इसको डिस्टर्ब करता है। और जब ये डिस्टर्ब होगा ही नहीं तो ये डिस्चार्ज कब महसूस करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो भाई को डिस्टर्ब करो, कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है सिर्फ कॉपी पर नहीं, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इतना स्ट्रांग है कि कोई प्रैक्टिकली इस पर डिस्टर्ब कर पाए, तो वो इंपॉर्टेंट सेंस है। तो वहीं तक की रीजन को मेन इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, जहां तक कि किसी भी चार्ज को तुम डिस्टर्ब कर पाओ। कुछ ना कुछ फोर्स यहां भी लगेगा, यहां भी लगेगा, यहां भी लगेगा, लेकिन ये फोर्स इतना तगड़ा नहीं होगा कि इसको डिस्टर्ब कर पाए, इसलिए इसको हम होने के बावजूद भी मान के चलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। बात में आ गया होगा सबको, ये कंफ्यूजन दिमाग में दूर कर दिए। अच्छा बताओ तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जीरो होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो होने के लिए देखो क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो होने के लिए क्या होना चाहिए, आर के को जीरो हो नहीं सकता है, कोई ना कोई मीडियम होगा ही, चार्ज को रख दिए तो ये तो अब जीरो होगा नहीं, तो किसको जीरो होना पड़ेगा, आर को जीरो हो पाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो करने के लिए आर कितना होना पड़ेगा, इंफिनिटी। तो एक इनफाइनाइट डिस्टेंस, इनफाइनाइट मतलब क्या, इससे बहुत 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 दूर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जैक्टली कितना हो जाएगा, जीरो। वही देखो वही बात बोले थे कि इससे इतना दूर पर इलेक्ट्रिक फील्ड महसूस होगा, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ना कुछ होगा लेकिन महसूस नहीं होगा, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन से बाहर रखते हैं इसको, और एकदम खत्म साफ खत्म कहां पर हो जाएगा, जीरो पर। तो लिख लो इस बात को, एट इनफाइनाइटली लार्ज डिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड वैनिसेस, इनफाइनाइटली लार्ज डिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड वैनिसेस। अब तुमसे पूछे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहां पर होगा, बच्चा दिमाग लगा देगा, बच्चा लगा देगा दिमाग, उससे पूछेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहां पर होगा, अच्छा इसको जीरो करना था, इसको हम इंफिनिटी कर दिए मैक्सिमम, तो अब इसको मैक्सिमम करना है तो चलिए इसको जीरो कर देते हैं।
तो बच्चा खटाक से उठेगा कहेगा अच्छा सर जीरो डिस्टेंस पर एकदम चार्ज जीरो डिस्टेंस कर देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा इनफाइनाइट, लेकिन ये चीज क्या है? क्योंकि तुम खुद सोचो क्या बोल रहे हो कि इससे जीरो डिस्टेंस पर मतलब यहीं पर, अरे इलेक्ट्रिक फील्ड, इस बात को पकड़ो, इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं कौन पता करेगा? डिस्चार्ज, इस पर फोर्स लगेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, नहीं लगेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। अब इससे जीरो डिस्टेंस पर तुम इस चार्ज को कैसे ला पाओगे जी? इसको उठा के यहीं पर रख दोगे, यहीं पर रखोगे तो देखो क्या हो जाएगा, कूलम्ब्स लॉ इनवैलिड। समझना क्यों? क्योंकि इसको उठा के जैसे ही तुम एग्जैक्ट इसके पोजीशन पर रख दिए, डिस्टेंस कितना हो गया जीरो, और कूलम्ब्स में एटॉमिक डिस्टेंस के लिए वैलिड है, इससे ज्यादा के लिए वैलिड है। कम से कम 10 टू द पावर -12 डिस्टेंस होना चाहिए। तुम जीरो कर दिए मतलब इससे कम कर दिए, इससे तुम कम कर दिए मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है तुम्हारा, होगा ही नहीं। बात को समझने का कोशिश करो, फिर से लास्ट बार रिपीट करिए, चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर तुम डिस्टेंस को जीरो कर दो तो सही बात है, तुम्हारा फॉर्मूला के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होना चाहिए, इनफाइनाइट, लेकिन ये केस होगा ही नहीं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड किसका गवाही देता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। बताया था ना, E = F/Q0। इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बारे में बताता है, फोर्स के बारे में। और इलेक्ट्रिक फील्ड तभी होगा जब फोर्स होगा, और फोर्स के होने के लिए कम से कम डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 10 टू द पावर -12 मीटर एटॉमिक डिस्टेंस। इतना ही से, इससे ज्यादा या इतना तक में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वैलिड होता है। इससे कम में मतलब जीरो, जब तुम डिस्टेंस जीरो करोगे यहां पर तो ये डिस्टेंस तो इससे कम हो गया, इससे कम में कोई फोर्स डिफाइन नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिफाइन नहीं है, इसलिए कोई इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन नहीं। तो आदमी ये बोल के निकल जाता है कि चलो ठीक है जीरो डिस्टेंस हम नहीं कर सकते क्योंकि जीरो डिस्टेंस अनडिफाइंड है। क्यों अनडिफाइंड है? कारण ये है डिस्टेंस जीरो मतलब इससे कम, कूलम्ब्स लॉ का जो वैलिड डिस्टेंस है उससे कम, कूलम्ब्स लॉ यहीं तक के लिए वैलिड है, उससे ऊपर के लिए कम के लिए वैलिड नहीं है। जीरो डिस्टेंस मतलब इससे कम डिस्टेंस, कूलम्ब्स लॉ इनवैलिड, कूलम्ब्स लॉ इनवैलिड हो गई फोर्स इनवैलिड, फोर्स इनवैलिड इलेक्ट्रिक फील्ड इनवैलिड। ये कारण है कि इससे कम डिस्टेंस के लिए कूलम्ब्स लॉ वैलिड नहीं है। अच्छा, कूलम्ब्स लॉ का इलेक्ट्रिक फील्ड का इस केस में ग्राफ भी देखो तो इस बात को लिख लियो ना, इस बात को लिख लिए होगे सब आदमी कि मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड वेनिसेस इन इंफिनिटी लिख लिए होगे, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट डिफाइंड फॉर r = 0। इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट डिफाइंड फॉर r = 0। इलेक्ट्रिक फील्ड r = 0 के लिए डिफाइंड नहीं है। क्यों? एट दिस डिस्टेंस electrostatic force is invalid. At this distance electrostatic force is invalid. आज का लास्ट देखो, हम बड़ा वीडियो बना रहे हैं तो बच्चा सब पूरा देख नहीं रहा है एक बार में, इसलिए आप छोटा वीडियो सब बनाएंगे। छोटा वीडियो बनाने से क्या होगा कि चीज सिंपल रहेगा। आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ग्राफ बनाना है, फॉर्मूला क्या लिखेंगे भाई r², कुछ दिक्कत नहीं। ग्राफ क्या होगा ये देख लो, x पर कौन, y पर कौन, तो जो इंडिपेंडेंट होता है जो फॉर्मूला में आता है वो कहां जाता है, x पर, और डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड कर रहा है तो ये कहां जाएगा, y पर। क्या होता है देखो तो यहां पर देखिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और पावर कितना है 2, तो पावर को पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बढ़ने से ये क्या होगा, डिस्टेंस घटेगा, या डिस्टेंस की बढ़ने से, देखो डिस्टेंस की बढ़ने से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, घटेगा। देख रहे हैं हाथ मेरा, डिस्टेंस बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, घट रहा है ऐसा। और याद होगा ये लीनियरली नहीं घटेगा, लीनियरली क्यों नहीं घटेगा, क्योंकि तब ऐसा होता है जब पावर कितना होता है 1, या पावर 1 के अलावा कुछ भी होगा तो ये कैसे घटेगा, बहुत तेजी से घटेगा। बस में आ गया, हल्का डिस्टेंस बढ़ाओगे, डिस्टेंस याद है बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पर, डिस्टेंस हल्का बढ़ा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इतना घट गया, डिस्टेंस और हल्का बढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड इतना घट गया। तो बात समझना कि डिस्टेंस पर क्या होता है, ऐसा ग्राफ होता है डिस्टेंस का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसलिए ग्राफ कैसे जाएगा, नीचे की तरफ ऐसे दिखा देगा। ठीक है, ठीक है, तो ये सिंपल सा चीज था। अब यहाँ पर देखो आज यही लोग देते हैं, छोटा ही वीडियो बनाते हैं, इसके बाद अब होगा अगले क्लास में। ठीक है, अभी इस पर न्यूमेरिकल में हाथ नहीं लगाएं, अगला क्लास प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन करवाते हुए न्यूमेरिकल बनाएंगे। ये सिर्फ थ्योरी कितना देर बताए हम, देखोगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रिक फील्ड का सिर्फ कितना देर हम थ्योरी बताएं। इससे अगर तुम चाहो कोई न्यूमेरिकल बनाना तो हम सीधा बोल देते हैं, एक भी न्यूमेरिकल नहीं बना पाओगे इससे, ये सिर्फ थ्योरी है इलेक्ट्रिक फील्ड का, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा दिमाग में चला जाए, बस इतना हम किए हैं। अगले क्लास में यहीं से उठाएंगे या इस फॉर्मूला से,
और पूरा तुमको इसका जो भी न्यूमेरिकल होता है, सबसे इसके न्यूमेरिकल को बनाने के लिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन समझाते हुए इसके न्यूमेरिकल घात लगाएंगे कि दो चार्ज के बीच में रखेंगे, तीसरे चार्ज को कहां फोर्स लगेगा, स्क्वायर के चार कॉर्नर पर इलेक्ट्रिक चार चार्ज है तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ट्रायंगल का तीन कोना वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर उसके बाद तुम्हारा दो चार्ज के बीच का ग्राफ, फिर वाटर में तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड, वो सब देखेंगे अगले क्लास में। तो अगला दो क्लास इलेक्ट्रिक फील्ड का भी दो क्लास बचा हुआ है, वो कंप्लीट न्यूमेरिकल क्लास होगा। ठीक है, चलिए।